हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना पहला चैप्टर जो है सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, पर आज इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर फिर बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम बिगिन करेंगे इस चैप्टर को हम फुटबॉल से। एक गेम है जिसे हमें प्रोबेबली आप सभी ने सुना होगा या इवन खेला भी होगा। ये नेम खुद सजेस्ट करता है कि गेम के अंदर इन्वॉल्व करता है प्लेयर के पैरों से, है ना। फुटबॉल मतलब नाम से हम समझ में सकते हैं, फुट से खेल सकते हैं हम बॉल को, इस तरह का। तो प्लेयर की फिट के साथ खेला जाता है और रूल्स के हिसाब से फुटबॉल के अगर बॉल टच करती है आर्म को, किसी भी प्लेयर के मतलब गोलकीपर के आर्म को छोड़कर, जहां आप गोल करने वाले वहां जो एट द एंड खड़ा हुआ है उसके कहीं भी बॉडी पार्ट पे लगता है तो उससे फाउल नहीं माना जाएगा। अदरवाइज वो टच अगर करती है बॉल तो उसे फाउल माना जाता है। सो अगर प्लेयर स्टार्ट करते हैं उस बॉल को होल्ड करना उनके हाथ में और पास करते हैं उसे अराउंड, तो वो प्ले नहीं कर रहे हैं फुटबॉल, है ना। जब भी फुटबॉल का मतलब ही कि आपको पैर से ही वो गेम को खेलना है। सिमिलरली अदर गेम्स जो होते हैं जैसे हॉकी या क्रिकेट, जिसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं जिसके साथ ही आपको उसे खेलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसे खेलना पड़ता है। और इस तरह के रूल हेल्प करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि वो गेम कैसा है, और हेल्प करते हैं हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए एक गेम को दूसरे गेम से। और ये फंडामेंटल जो होते हैं गेम के, जो हम जानते हैं जिसे हम बुलाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल होते हैं गेम के, उसे कहा जाता है। और इस तरह से गेम्स जो होता है सोसाइटी के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं जो मेक करते हैं हमारी सोसाइटी को और डिफरेंशिएट करते हैं उसे अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज से। लार्ज सोसाइटीज जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल साथ में रहते हैं, ये रूल्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं कॉन्सेंसस को। और मॉडर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेंसस जो है यूजुअली अवेलेबल होते हैं रिटन फॉर्म में, और ये रिटन डॉक्यूमेंट जिसे हम रूल कहते हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक हम ये कह सकते हैं कि जो रिटन रूल होते हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और हमने जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 7th में भी हमने देखा था हमारे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक में। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़नी चाहिए या पड़ती, क्यों हमें जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्यों हम इतने क्यूरियस होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जाए और किसने उसे लिखना चाहिए? क्या आपको ये जानने की कभी वंडर नहीं हुआ या ऐसा नहीं लगा? तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन सारे इश्यूज को और देखेंगे कि क्या की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सारे फीचर्स जो हैं बहुत ही क्रूशियल है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में, और कुछ इसमें से जो है वो फोकस करते हैं डिफरेंट चैप्टर्स को भी इस बुक में जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम अपने चैप्टर की, जिसका हमारा पहला टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है जिसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में हमें दिया गया है, जिसमें 1934 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये असर्शन हुआ था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कि वो फॉर्म होनी चाहिए। इंडियंस जो हैं उन्हें मोमेंटम मिलना चाहिए उसका, जो कन्वेंट हुआ था दिसंबर 1946 में। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आगे भी पेज 2 पे फोटो दी है जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम आगे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, असेंबली के बारे में या फोटो के बारे में हमें दिया है। अब हम शुरू करते हैं। आज मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वर्ल्ड की, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर ये नेसेसरी नहीं है कि सारी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन, सारी जिन कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है सेवरल पर्पसेस को। फर्स्ट, वो लेआउट करता है सर्टेन आइडियल्स को जो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री जहां पर वो सिटीजन एस्पायर करते हैं या रहने के लिए एस्पायर किए जाते हैं। और वो अनदर वे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किस तरह से फंडामेंटल नेचर हमारी सोसाइटी का होना चाहिए या है। कंट्री जो है यूजुअली बनी होती है डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल से जो शेयर करते हैं उनके सर्टेन बिलीव्स को, बट नेसेसरीली हम कह सकते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि वो सारे इश्यूज पर एग्री हों। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है सर्व करने के लिए सेट ऑफ रूल्स को और प्रिंसिपल्स को कि सारे पर्सन्स जो हमारी कंट्री में वो एग्री होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द वे जिसमें कंट्री जो है वो गवर्न की गई है। इसके अंदर ना कि सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट आती है बट एग्रीमेंट भी आता है जिस पे सर्टेन आइडियल्स जो हैं उन्हें बिलीव किया जाता है। उन आइडियल्स पे सभी बिलीव करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसे अपहोल्ड किया जाए इस तरह से।
आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। पहले पिक्चर में हमें दिया गया कंट्री ऑफ नेपाल जो है उन्होंने विटनेस किए थे सेवरल पीपल्स के स्ट्रगल को डेमोक्रेसी के लिए। पीपल्स जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया था 1990 में और एस्टैब्लिश की थी डेमोक्रेसी लास्टेड फॉर 12 इयर्स, जो 12 इयर्स तक चली अंटिल 2002 तक। अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र जो थे साइटिंग द मोएस्ट अपराइजिंग जो था कंट्री साइड में, वो उसका रीजन था और वो डिफरेंट एस्पेक्ट जो थे उनके ऊपर टेक ओवर कर रहे थे गवर्नमेंट के विद आर्मीज असिस्टेंट। तो इस तरह से फाइनली वो जो किंग थे उन्होंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट उन्हें वो बन गए फरवरी 2005 में, और नवंबर 2005 में मियोसिस जो थे ज्वाइन किया गया मियोसिस ने ज्वाइन किया अदर पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि वो साइन कर सके 12 पॉइंट एग्रीमेंट को। ये एग्रीमेंट सिग्नल किए गए थे लार्जर पब्लिक में इमिनेंट रिटर्न जो था डेमोक्रेसी का वो मिल सके और पीस मिल सके। 2006 में ये पीपल्स मूवमेंट जो था डेमोक्रेसी के लिए शुरू हुआ और उसमें इमेंस फोर्स की मतलब जरूरत थी, वो उन्हें गेन हुई वहां पर। ये रिपीटेडली रिफ्यूज होते गए स्मॉल कंसेंसस जो थे जिसमें किंग्स बने थे, और फाइनली अप्रैल 2006 में किंग रिस्टोर्ड हुआ और थर्ड पार्लियामेंट और आस्क्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और फिर वापस उन्हें कहा गया कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। 2007 में नेपाल ने अडॉप्ट किया था एक इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन को। ऊपर जो फोटोज दी हैं वो शो करती हैं कुछ सीन्स को जिसमें पीपल्स की मूवमेंट बताई गई है डेमोक्रेसी के लिए 2006 में। अब हम अपने आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो आप सिर्फ देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मीन्स जो होता है जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस जो है रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल की वो दी गई है। कंट्री जो है उन्होंने बॉर्डर किया था इंडिया को ऑन द नॉर्थ, और अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल जो थे वो एक मोनार्ची थी। नेपाल में मोनार्ची चलती थी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। मोनार्ची मतलब किसी एक का या किंग का जो है वो राज चलता, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो था, जो अडॉप्ट किया था 1990 में, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि फैक्ट जो है जिसमें फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड करेगी किंग के साथ में, मतलब किंग जो बोलेगा वही होगा। पीपल की मूवमेंट जो थी नेपाल में वो सेवरल डिकेड्स तक चलती रही ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके डेमोक्रेसी को, और 2006 में उन्होंने फाइनली सक्सीड किया, और जो पावर था किंग का वो एंड में आ गया, या कह सकते हैं खत्म हो गया। अब पीपल जो थे उन्हें लिखना था एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके नए डेमोक्रेटिक नेपाल को, और इसीलिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। और रीजन जो था वो जो चाहते थे दैट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन ये था कि वो अपने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे जो किंग ने बनाया था, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था आइडियल्स को उस कंट्री के, जो भी नेपाल को चाहिए था उस तरह से। और इसीलिए नेपाल के लोग जो थे इस चीज के लिए इस मूवमेंट को उन्होंने चलाया था। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे हम जानते हैं कि जिसमें चेंज जो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है वो चेंज होते हैं गेम ऑल टुगेदर में। नेपाल जो था बाय मूविंग फ्रॉम द मोनार्ची, जैसे ही मोनार्ची से वो हटा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब कन्वर्ट हुआ तो उन्हें भी चेंज की जरूरत पड़ी। सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो थे उन्हें चेंज करने की जरूरत पड़ी न्यू सोसाइटी के लिए, और इसीलिए पीपल जो थे नेपाल के वो प्रोसेस में थे कि वो राइटिंग करें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को उनकी कंट्री के लिए। कैप्शन अलॉन्ग साइड जो है वो हमें दिया गया, वो एलोबरेट कर रहा है नेपाल के स्ट्रगल को जो डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने किए थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये डिफाइन करना था कि नेचर जो है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का वो कैसा है। फॉर एग्जांपल नेपाल के अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता था कि कंट्री जो है वो रूल की जाएगी किंग के थ्रू, और उसी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर चलेगी। कंट्रीज में जो अडॉप्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का, और पॉलिटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की प्ले करते हैं, जो वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को लेइंग आउट करने के लिए जो गवर्न करती है डिसीजन मेकिंग को विद इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी में हम चूज करते हैं अपने लीडर को, हम खुद चूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारे बिहाफ में उनकी हो जाती है जिसे हमने चुना है। हाउएवर यहाँ पर ऑलवेज पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर जो है वो मिसयूज ना करे। पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर्स जो है वो माइट मिसयूज कर सकते हैं उनकी अथॉरिटी को, और कॉन्स्टिट्यूशन को यूजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं सेफगार्ड्स। मतलब आप ये होता है कि अगर वो मिसयूज कर रहा है तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप यूजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं सेफगार्ड्स को इस चीज के अगेंस्ट में। मिसयूज जो है अथॉरिटी का वो रिजल्ट करता है ग्रॉस इनजस्टिस को, एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन जो हमें नीचे दी गई है।
इस तरह का ये जो होता है कि लीडर जो है मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का, उसका एक एग्जांपल हमें यहाँ दिया है। सुरेश एक क्लास मॉनिटर है और ये एक बली है, हिज बुली, और उसका क्लासमेट जो है वो बहुत ही फॉन्ड नहीं है उसका, कह सकते हैं अच्छा फ्रेंड नहीं है। मिसेस राव ने जो क्लास टीचर है उन्होंने कुछ किसी काम की वजह से उन्हें अपनी लीव करनी पड़ रही है, क्लास को छोड़ के जाना पड़ रहा है कुछ अर्जेंट वर्क के लिए। तो उन्होंने सुरेश से कहा है कि तुम्हें क्लास को देखना है और यू हैव टू मॉनिटर द क्लास। तो सुरेश जो है वो स्टार्ट करता है पिकिंग ऑन अनिल, क्योंकि अनिल के साथ उसकी ज्यादा बनती नहीं है, तो वो ये चाहता है कि अनिल को किसी तरह से मैं पनिशमेंट दिलवाऊं मिसेस राव से। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अब वो डायरेक्टली अनिल को कह रहा है कि अनिल, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम मिसेस राव को आज बताऊंगा। तो अनिल उससे पूछ रहा है कि बट मैंने किया क्या है। मिसेस राव रिटर्न होती है क्लास में उतने देर में। अब यहाँ पर सुरेश क्या कह रहा है, मैम जब आप बाहर थे तो अनिल जो है बहुत जोर जोर से बातें कर रहा था और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पर टीचर जो है अनिल को स्कोल्ड कर रही है, डांट रही है कि अनिल तुम्हें स्कूल छूटने के बाद यहाँ पर रुकना है, और जैसे तुमने डिसोबे किया है रूल को, तो तुम्हें यहाँ पर बोर्ड पर लिखना है 100 टाइम्स कि आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर। मैं क्लास मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूंगा, ऐसे 100 टाइम्स तुम्हें स्कूल छूटने के बाद यहाँ पर लिखना है। जबकि अनिल कह रहा है कि मैम मैंने किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है, पर मैम उसका सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सुरेश ने अपनी पावर की मिसयूज की है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन करता है कुछ रूल्स को जो गार्ड करते हैं अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने देखा या आप देखेंगे बहुत ज्यादा इसके बारे में लेटर चैप्टर्स में, मेनी ऑफ दिस लॉज जो हैं वो कंटेन करते हैं इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या आपको रिकॉल आप कर सकते हैं चैप्टर को जो दलित राइटर्स के ऊपर था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस जो स्कूल में था, क्लास 7th की बुक में हमने पढ़ा था। कुछ चैप्टर्स इस चैप्टर में, इन दैट चैप्टर, वो जो हमने वाल्मीकि का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन जो था ओम प्रकाश ने फेस किए थे क्योंकि वो दलित थे। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि राइट टू इक्वालिटी और ऑल पर्सन्स जो हैं, और उन्होंने कहा था कि कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ों को देखकर किसी भी इंसान को आप इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राइट ऑफ इक्वालिटी एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है जो गारंटीड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, वो ये है कि वो इंश्योर करे कि डोमिनेंट ग्रुप जो है वो यूज ना करे उनकी पावर को अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल या ग्रुप्स के खिलाफ में। मतलब जो लो कास्ट है, या कह सकते हैं कि जो छोटा ग्रुप है जिसका पावर बहुत कम है, उसके ऊपर बड़ी पावर वाला आदमी या बड़ी पावर वाला ग्रुप जो है उसके ऊपर डोमिनेंट ग्रुप जो है वो उसके ऊपर मिसयूज ना करे उसकी पावर का। तो स्टोरी जो दी गई है हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करती है इन सिचुएशन को। गेम पीरियड है क्लास में, और वहां पर लड़कियां जो है उनका खेलना है, उनका कहना है कि हम बास्केटबॉल खेलते हैं हम सब, और लड़कों का कहना है कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो टीचर वहां पर आती है और सेटल डाउन करती है प्रॉब्लम को, और टीचर का कहना होता है कि मेजॉरिटी जो है वो गेम खेला जाए, जबकि उस क्लास में गर्ल्स की मेजॉरिटी कम होती है और इसीलिए ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। तो लड़की कह रही है कि यहाँ पर लड़के ज्यादा है, इसलिए मैम ने मेजॉरिटी कहा है, और लड़के इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं यस वी वॉन, वो जीत गए। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही है कि हमें हमेशा वो करना पड़ता है, वो खेलना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस सो दैट आवर विशेस आर आल्सो हियर्ड। अब वो जो दूसरी लड़की है या जिसे वो कह रही है, वो उसकी फ्रेंड को कह रही है कि मैम ने जो है अनदर कोई वे ढूंढना चाहिए ताकि डिसीजन जो है वो फेयर हो सके, क्योंकि अगर इस तरह से मेजॉरिटी की बात पे जाएंगे तो हमेशा ही उन्हें झुकना पड़ेगा। सच अनहेल्दी सिचुएशंस जो है वो ऑकर होती हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी, जहां पर मेजॉरिटी जो है वो कंटिन्यूअसली एनफोर्स करता है डिसीजंस को, जो एक्सक्लूड करते हैं माइनॉरिटीज को और अगेंस्ट उनके इंटरेस्ट जाते हैं। अब वो स्टोरी बोर्ड जो है वो इलस्ट्रेट करता है कि सभी सोसाइटी जो है वो प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी पे डिपेंड है। सारी सोसाइटी में हर जगह यही होता है, मेजॉरिटी की बात पे चले आते हैं, तो इसमें माइनॉरिटी वालों की क्या गलती है।
है ना। इस तरह से माइनॉरिटी वाला तो हमेशा पीछे रह जाएगा, उसे जस्टिस नहीं मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन करता है कुछ रूल्स को जो इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज जो है उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया जाए किसी भी चीज में, रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। अनदर रीजन जो है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, तो ये प्रिसाइजली कि हम प्रिवेंट कर सके इस तरह के टायरनी को या डोमिनेशन को जो मेजॉरिटी वाले लोग करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर। और ये रेफर करता है कि वन कम्युनिटी डोमिनेट करती है अनदर को, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है, या मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेट करते हैं अदर्स को विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी कहते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन जो है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है वो ये है कि हमें सेव करना चाहिए अपने आप को दूसरों से। सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, हमें अपने आप से अपने आप को बचाना है। तो ये साउंड होता है थोड़ा स्ट्रेंज कि इसका मतलब क्या होगा कि हम स्ट्रांगली फील करते हैं किस तरह के इश्यूज को जो हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, लार्जर इंटरेस्ट हमारा किस चीज में है उस चीज को लेकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमें गार्ड करने के लिए इस तरह की चीजों से। नीचे एक स्टोरी दी है जो हमें ये शो करवा रही है। शबनम जो है वो थोड़ी कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्योंकि शबनम का कहना है कि मेरे पास 2 चैप्टर्स ऐसे और बचे हैं जिसे मुझे रिवाइज करना है क्योंकि कल मेरी टेस्ट है। बट ये टाइम वो है जब मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है और मुझे उसे देखना ही है, पर अगर मैं उसे देखूंगी तो मैं अपना रिविजन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। अब यहाँ पर शबनम की मदर है जो कह रही है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड। उनकी माँ उनसे पूछ रही है कि तुम्हें इतनी चिंता किस चीज की, क्यों तुम इतनी वरिड दिख रही हो। अब शबनम कह रही है मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है पर मेरा टेस्ट है टुमारो, मतलब कल मेरा टेस्ट है। अगर आप सब ये टीवी देखेंगे तो मुझे भी मन करेगा कि मैं भी ये प्रोग्राम देखूं, पर मेरे पास एक आइडिया है कि अगर हम कोई भी इस टीवी मतलब आज ना देखें टीवी को तो मुझे टेम्प्टेड नहीं होगा, नॉट बी टेम्प्टेड, देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड। तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सीरियल छूट गया है। और यहाँ पर फिर शबनम एग्जाम जब दे रही है तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो लास्ट 2 चैप्टर्स से आए हैं जिनकी रिवीजन मैंने उस वक्त की जब मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा था। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस जो हम लेते हैं जो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं हमारे लार्जर प्रिंसिपल्स पे, जो हमारी कंट्री के बिलीव्स हैं उन पर। फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल है कि बहुत सारे पीपल्स जो रहते हैं डेमोक्रेसी में वो स्ट्रांगली फील करते होंगे पार्टी पॉलिटिक्स को, जो एक्रीमोनियस होता है, जिसकी ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की, ताकि ये राइट्स जो हैं वो सेट कर सकें। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, ये जो है वो रियलाइज नहीं कर पाते हम, या दे में नॉट रियलाइज कि लॉन्ग रन या डिक्टोरियल रूल जो है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट चले जाएगा। गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ नहीं करता इस तरह के व्हीम्स को कि वो चेंज करे बेसिक स्ट्रक्चर को, और ना ही वो अलाउ करता है इजी ओवरथ्रो को। जो प्रोविजंस है, इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस जो है, जो गारंटी करता है राइट्स ऑफ सिटीजन को और प्रोटेक्ट करता है उनके फ्रीडम को भी। अब और डिस्कशन से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमें रिकैप करना है कुछ रीजंस को कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्यों प्ले करता है। रिकॉल करना है कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को जिसे हमने रीड किया था अभी अबो कुछ एग्जांपल्स में। जैसा पहला एग्जांपल था जिसमें पीपल नेपाल के जो थे वो राइट कर रहे थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को आफ्टर द सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जब उनको सक्सेस मिली उसके बाद में। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या है कि उन्होंने ले डाउन किया था आइडियल को दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन, और उन्होंने इस तरह से आइडियल जो थे वो बनाए थे कि जिससे वो जिस तरह की कंट्री में वो रहना चाहते हैं वो सारे रूल्स उन्होंने उसमें लाए थे। अब यहाँ पे सुरेश क्लास मॉनिटर था जो रॉन्गली पिक कर रहा था अनिल को, उनके क्लासमेट्स को। इस तरह से अनिल जो उसका क्लासमेट था उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या होना चाहिए कि फेयर डिसीजन होना चाहिए, कोई भी किसी के ऊपर भी इस तरह से गलत इल्जाम ना लगाए। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या होना चाहिए वो यहाँ लिखना है। अगले 2 एग्जाम्पल्स में भी आपको अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाने होंगे। अब आप ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन से वेज होंगे जिसमें अबो पॉइंट जो है वो ट्रांसलेट किए गए हैं सर्टेन आइडियल्स में और रूल्स में, और स्टडी कीजिए कुछ की फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, की मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जैसे ही शुरुआत हुई थी 20th सेंचुरी की, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो एक्टिव हुआ स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए।
ब्रिटिश रूल सेवरल डिकेड्स के लिए चलता रहा, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हुई, स्ट्रगल हुआ ब्रिटिश रूल के खिलाफ सेवरल डिकेड्स तक। फ्रीडम स्ट्रगल जो था, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने डिवोट किए थे ग्रेट डील ऑफ टाइम को, ताकि इमेजिन कर सके, प्लानिंग कर सके फ्री इंडिया को जैसे वो चाहते थे। अंडर द ब्रिटिश उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो ओबे करे रूल्स को, जो बहुत ही लिटिल रोल प्ले करते थे इन चीज़ों को निभाने में। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल्स जो थे अंडर द कॉलोनियल स्टेट, वो कन्विंस करते थे इंडियंस को कि फ्री इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी में आए, जिसमें एवरीवन जो है, हर किसी को भी ट्रीट किया जाए इक्वली और सभी को अलाउ किया जाए कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट में। क्या ऐसा था जो डन हुआ? देन वाज टू वर्क आउट वेज इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। किस तरह से क्या चीज करनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए जो इजीली फंक्शनिंग हो सकें डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट के लिए। और ये हुआ था, ये सारी चीजें एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं थी, बट इसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब अराउंड 300 पीपल्स जो थे, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने थे 1946 में। ये 300 पीपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने, जो पीरियडिकली मिलते थे नेक्स्ट 3 इयर्स में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने लिखा था। ये मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इनके पास ह्यूज टास्क था, उनके आगे बहुत बड़ा एक काम था, टास्क था। कंट्री जो थी वो सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज से बनी हुई थी, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट रिलीजन से थे, डिस्टिंक्ट कल्चर्स थे उन लोगों के। और जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया तो इंडिया जो थी वो कंसिडरेबल टर्मोइल से गुजर रही थी, कह सकते हैं। पार्टीशन जो था कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान में, वो भी एमिनेंट था, और कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो अनडिसाइडेड थे उनके फ्यूचर के लिए कि वो किस कह सकते हैं कि कंट्री में वो जाएंगे। इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो थी, बहुत ही वास्ट मास ऑफ पीपल उसके अंदर थे जो डिसमेल दिखते थे, एपियर डिसमेल और डिसमाल दिखते थे। ऑल ऑफ दिस इश्यूज जो थे वो बहुत ही घूम रहे थे उन मेंबर्स के दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उनके दिमाग में, किस तरह से वो ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर की इन सारी कंडीशंस को देखते हुए, सारी सिचुएशंस को देखते हुए। उन्होंने रोज किया था ओकेजन को और कंट्री को एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया जो रिफ्लेक्ट करता था एक रिस्पेक्ट को फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता था उनके कंसर्न्स को, जो एरेडिकेट करते थे पॉवर्टी को थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एज वेल एज एम्फसाइज करते थे क्रूशियल रोल को पीपल के जो प्ले करते थे चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, किस तरह से उन्हें चूज करना है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था। डॉक्टर आम्बेडकर बिलीव करते थे कि उनका पार्टिसिपेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो हेल्प करेगा ताकि वो इजीली शेड्यूल कास्ट को कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर सकें और वो सेफगार्ड्स वो ड्राफ्ट कर सकें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट उन्होंने स्टार्ट किया था कि ऑल दो लॉज जो हैं वो एग्जिस्ट होंगे, शेड्यूल कास्ट जो है उनके पास स्टिल रीजन है फियर का, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन जो था इन लॉज का वो हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में था, और देयरफॉर अर्ज जो था शेड्यूल कास्ट का टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सर्विसेज वो भी पूरा हुआ। यहाँ पर नीचे हमें दिए गए कुछ की फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वेल हम जब रीड करेंगे इससे तो आपको एक बात याद रखनी है, अबव मेंशन कंसर्न्स जो है डाइवर्सिटी के वो आपको याद रखना है, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन जो था जिसमें ऑथर्स जो थे वो डॉक्यूमेंट करते थे ग्रैपलिंग को, और डॉक्यूमेंट्स को जो थे वो ग्रैपलिंग करते थे साथ साथ में। ट्राई कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि किस वेज में, किस तरह से उन्होंने ट्राई किया बैलेंस करने को, इन कंसर्न्स को, इन सारे कमिटमेंट्स को, और ट्रांसफॉर्म किया इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। पहला है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है, ये रेफर करता है कि एग्जिस्टेंस यहाँ पर होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पूरी कंट्री में। इंडिया में हमारे पास गवर्नमेंट जो होती हैं वो स्टेट लेवल की होती है और एक सेंटर में होती है। पंचायती राज जो है वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, आपने इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा। विल लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो क्लास 7th में हमने देखा था, और इस साल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा या मोर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ जो है इंडिया में
वो कहती हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ज़रूरत है डिवाइस्ड होने की दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन अ कैपिटल ऑफ अ सिटी। ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ पर सिर्फ पर्सन कैपिटल सिटी पे ही जाकर ना बसा हो या वहाँ पर ना हो, कैपिटल सिटी जैसे न्यू दिल्ली में ही ना हो, एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन, और वहीं से सबके डिसीजंस ले रहा हो। इसके सिवा ये इंपॉर्टेंट है कि अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिसीजंस ले सके पर्टिकुलर एरिया के। यहाँ पर ये बात चल रही है कि अगर एक ही गवर्नमेंट होती कंट्री में तो वो कहाँ होती, उस कंट्री के कैपिटल में। मतलब जैसे न्यू दिल्ली, इंडिया की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे इंडिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका डिसीजन वो ले सके। और इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी था पर्टिकुलर एरिया के लिए। ईच स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो एंजॉय करता है एटोनॉमी को, एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सर्टन इश्यूज। सब्जेक्ट्स जो है नेशनल कंसर्न्स के उसमें रिक्वायर होते हैं, कुछ स्टेट जो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है लिस्ट जिसमें डिटेल होते हैं इश्यूज के, और ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है इन इश्यूज के ऊपर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि किस टायर ऑफ गवर्नमेंट को मनी मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए उस वर्क के लिए जो वो कर रही है। फेडरलिज्म में स्टेट जो है वो मेयरली अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट नहीं होते, पर वो ड्रॉ करते हैं उनकी अथॉरिटी को फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। सारे के सारे पर्सन्स इंडिया में जो है वो गवर्न होते हैं बाय लॉज और पॉलिसीज जो बनाई गई है इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू। जैसे क्लास 7th की बुक में हमने देखा था कि स्टोरी जो थी कांता की, जो स्टैंड करती है इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये सभी लोग इलेक्शंस के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इसका हमें पिक्चर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करती है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को फॉर ऑल सिटीजन। जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्हें ये लगता था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए, वो प्रिपेयर किया जाए मासेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए, और ये जो है वो हेल्प करेगा एनकरेज करने के लिए हमारे डेमोक्रेटिक माइंडसेट को, और ब्रेक कर देगा क्लचेस को जो ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास या जेंडर हायरार्चीज के बीच में है। इसका मतलब ये है कि पीपल जो है इंडिया के, उनके पास डायरेक्ट रोल होना चाहिए इलेक्ट करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को। आल्सो सारे सिटीजन्स जो है कंट्री के, रिस्पेक्ट ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, किसी का भी सोशल बैकग्राउंड हमें नहीं देखना है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इलेक्शंस में आ सकते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के लिए। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में। यूनिट 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। नाम से हम जान सकते हैं कि पावर को किस तरह से सेपरेट की गई है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो हैं स्टेट के, एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर रेफर करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जिन्हें हम चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज को और रन करने के लिए गवर्नमेंट को। और जुडिशरी जो है उसके बारे में हम यूनिट 3 में और भी डीप में पढ़ेंगे। रेफर करता है जुडिशरी टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, मतलब हमें अगर प्रिवेंट करना है मिसयूज को पावर के किसी भी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसे एक एक ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करना चाहिए डिफरेंट पावर्स को। मतलब हमने तीनों ऑर्गन्स जो है, लेजिस्लेचर को अलग पावर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अलग होना चाहिए और जुडिशरी को अलग होना चाहिए। और इसी के थ्रू ईच ऑर्गन जो है वो एक्ट करता है ऑन चेक द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और इंश्योर करता है कि बैलेंस जो है पावर्स का वो सारे के सारे तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में बराबर का हो। वर्ड स्टेट जो है ऑफन यूज किया जाता है, इस चैप्टर में यूज किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट, रादर वी यूज स्टेट और वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्टरिंग करने के लिए और एनफोर्स करने के लिए लॉज को। गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है इलेक्शंस के साथ में। जिस समय इलेक्शंस हुआ है, जो गवर्नमेंट जीतेगी वो अपना राज चलाएगी, उस पर कह सकते हैं। अगले बार जब होगा अलग से इलेक्शंस, अगली बार फिर होंगे, तब अलग से जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो गवर्नमेंट अपना राज करेगी। स्टेट जो है ऑन द अदर हैंड रेफर करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरेन पीपल्स को, जो ऑक्यूपाई करते हैं डेफिनेट टेरिटरी को।
और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट जो है, नेपाली स्टेट एक्सेट्रा इस तरह के नाम हमने दे दिए हैं। इंडियन स्टेट जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव एक वन ऑफ द पार्ट है हमारी स्टेट का, और स्टेट रेफर करता है मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, और ये यूज नहीं किया जा सकता इंटरचेंजेबली। आप इसे इसी तरह से यूज कर सकते हैं, कोई और नाम से इसे आप यूज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट हमारा 4th पॉइंट है, जिसमें सेक्शन जो है फंडामेंटल राइट का ये ऑफन रेफर किया जाता है कॉन्सेंस के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉलोनियल रूल जो है उन्होंने क्रिएट किए थे सर्टन सस्पिक्योन को स्टेट के लिए इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, और वो चाहते थे कि वो इंश्योर करें कि सेट ऑफ रिटर्न राइट्स जो है वो गार्ड किए जाए अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो है इसीलिए प्रोटेक्ट किए गए, मतलब फंडामेंटल राइट जो है उन्होंने इसीलिए प्रोटेक्ट किया सिटीजन्स को अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो थे इसीलिए गारंटी किया इस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज गारंटी हो गई कि राइट जो है इंडिविजुअल के अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, राइट जो है सभी के लिए यहाँ पर इक्वल बना दिए गए थे। मोर ओवर वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो थी उन्होंने एक्सप्रेस किया कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इस ग्रुप को। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए गारंटी किया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज को अगेंस्ट द मेजॉरिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इस फंडामेंटल राइट के बारे में, और उनका ऑब्जेक्ट जो था वो 2-fold ऑब्जेक्ट था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि एवरी सिटीजन जो है उनकी एक पोजीशन होनी चाहिए कि वो क्लेम कर सके किसी भी राइट को, और सेकेंडली ये राइट जो है ये बाइंड होने चाहिए अपॉन एवरी अथॉरिटी जिसके पास पावर है लॉज बनाने की। इन एडिशन फंडामेंटल राइट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और सेक्शन होता है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, और ये सेक्शन जो है वो डिजाइन किया जाता है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, और वो इंश्योर करता है ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म को सर्व करने के लिए एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ और पॉलिसीज को जो हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी ऑफ मासेस को भी। एक और चीज हमें याद दी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राइट्स टू इक्वालिटी आता है, राइट्स टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और चीज दी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है फॉलोइंग सिचुएशंस वायलेट करते हैं। अगर 13 ईयर ओल्ड कोई चाइल्ड है जो वर्क कर रहा है फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कारपेट फैक्ट्री में, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट उसके ऊपर लग सकता है। इस तरह की कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। 5th है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलर स्टेट जो है एक ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर ऑफिशियली जो प्रमोट नहीं करता किसी भी वन रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन, है ना। हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे फॉलोइंग चैप्टर्स में। अब आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह के रास्ते हैं, क्या वेज हैं जिसमें कंट्री की हिस्ट्री जो है ऑफन डिटरमाइन की जाती है, या काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का वो अडॉप्ट किस तरह से होता है खुद के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल, जिसमें आप आइडियल्स को ले आउट कर सकते हैं जो लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री जो है वो अधेयर कर सकें, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हमने इलेक्ट किया है ताकि वो रूल कर सके। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल में होता है कि चेंज जो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स वो इफेक्ट करते हैं गेम को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भी चेंज हुआ ओवर द इयर्स टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी, न्यू कंसर्न को जानने के लिए हमें इसे भी चेंज करना पड़ा। ऑफन मेजर चेंज जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब चेंज हुआ फंडामेंटल नेचर में कंट्री के। हमने देखा कि केस में, नेपाल के केस में देखा कि किस तरह से उन्हें जरूरत थी अडॉप्ट करने की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे ही उन्हें डेमोक्रेटिक सोसाइटी मिली या जैसे ही उन्हें सक्सेस मिला अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के बाद में। डिफरेंट फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आउटलाइन किए गए हैं ऊपर, जैसे हमने पढ़े, जिसमें इन्वॉल्व किया कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज जो ऑफन बहुत ही टिपिकल हैं ग्रास्प करने के लिए। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट, अब हम इससे ज्यादा यहाँ पर इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है इन्होंने। इन द रेस्ट ऑफ द बुक, आगे की बुक में हम देखेंगे, हायर क्लासेस में आप देखेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे कि डिफरेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और अंडरस्टैंड करेंगे कि मोर सब्सटेंटिवली कि क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डीप में, और कह सकते हैं कि अच्छे से इसका मतलब हम जानेंगे अगले चैप्टर्स में।
तो फ्रेंड्स इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।